हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू द चैनल ऑफ आईआईटी मंथन। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स। तो इससे पहले ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर है ऑर्गेनिक में? हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे हम एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस आएगा। तो इससे पहले अगर हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो फिर इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी आई विल ट्राई कि थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें फिर से। एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है? कोई भी एल्केन लो और एल्केन में हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस हाइड्रोजन बाय एक्स, मतलब एक्स इज एनी हेलोजन, X इज एनी हेलोजन। अगर ये रिप्लेसमेंट हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो एल्काइल हैलाइड जो है, इनको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, हेलो एल्केन, या फिर एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। सपोज CH3X हो हमारे पास, CH3Cl ले लेते हैं, तो इसका नाम क्लोरोमीथेन भी हो सकता है, क्लोरोमीथेन, है ना, 1 क्लोरोमीथेन। आयुपेक नेम अगर इसका लिखे तो क्या होगा? 1 क्लोरोमीथेन। और एल्काइल हैलाइड की तरह लिखना हो तो फिर मिथाइल क्लोराइड, यानी ये दोनों ही नाम लिखे हुए हैं बुक्स में। और ये वाला नाम जो है 1 क्लोरोमीथेन, ये है आयुपेक नेम, ये आयुपिक नेम है और ये कॉमन नेम है। क्लोरोमीथेन इज द आयुपिक नेम, मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। तो ये X क्या हो सकता है? अभी हमारे चैप्टर में ये 4 X जो है, ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, राइट? इन 4 में से कोई भी हो सकता है। फिर एक और बात, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें हम, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें अगर हम, तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद यानी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद फिर आयोडीन। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो साइज कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कंपेरेबल साइज है कार्बन और फ्लोरीन के, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और उसके बाद होगी स्ट्रेंथ क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? कंपैरेबल स्ट्रेंथ। कार्बन और फ्लोरीन की कंपैरेबल स्ट्रेंथ है, छोटे साइज के हैं, बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसके बाद फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। नाउ कहाँ कहाँ यूज होते हैं ऑर्गेनिक में? ये ऑर्गेनिक में हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं, ये सॉल्वेंट की तरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं, यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। कैसा सॉल्वेंट हो गया ये? पोलर या नॉन पोलर? देखो ये बहुत ज्यादा पोलर भी नहीं है। देखो अगर हम HCl की बात करें, ठीक है, HCl की बात, इसमें बॉन्ड कितना है? एक बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, राइट? क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर अगर क्लोरोमीथेन की बात करें, अगर हाइड्रोजन 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 और क्लोरीन, तो ऐसा दिमाग में जनरली आता है बच्चों के कि हेलो एल्केन जो है वो बहुत ज्यादा पोलर होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये अगर एक ही बॉन्ड हो हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर एक ही बॉन्ड हो तो ये तो है बहुत ज्यादा पोलर। अब इसमें 4 बॉन्ड है, 3 नॉन पोलर है, एक ही पोलर है, और वो भी कार्बन क्लोरीन है। इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना इसमें डिफरेंस होगा, राइट? क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, करेक्ट? तो ये एक बॉन्ड ही सिर्फ पोलर होगा इसका। और अगर और थोड़ा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ले लें, जैसे क्लोरोइथेन ले लें, क्लोरोमीथेन था, अब हमने
क्लोरो इथेन लिया अगर, तो इसमें तो और भी कम पोलर हो जाएगा कंपैरेटिवली। 1 2 3 4 5 6 6 इतना सारा स्ट्रक्चर जो है वो नॉन पोलर है, और थोड़ा सा एक बॉन्ड जो है वो पोलर है। तो क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा? देखो ये इसमें एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, अच्छा खासा पोलर है, हाँ ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है और आयनिक की तरह ही बिहेव करता है वाटर में। मगर इसमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने सारे बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड पोलर है, तो ये वाटर में भी इसलिए ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, राइट। सॉल्वेंट्स ये यूज होते हैं सेमी पोलर की तरह यूज होते हैं। उसके बाद थायरोक्सिन, राइट। थायरोक्सिन बना हुआ है आयोडीन से। ये इंजाइम है बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। देन इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है गॉइटर, और ये आयोडीन से आयोडीन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल भी एक मेडिसिन है, और क्लोरोक्वीन भी एक मेडिसिन है। ये कहाँ का यूज होते हैं? ये मलेरिया और टाइफाइड ठीक करने में। ये टाइफाइड के ट्रीटमेंट में काम आता है, और ये मलेरिया। हाँ, तो हम अल्काइल हैलाइड में हैं। हम क्या मान सकते हैं इनको? एल्केन का डेरिवेटिव मान सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें एक किसी हैलोजन से। बॉन्ड्स कैसे हैं इनके? पोलर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ही पोलर है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड पोलर है। अगर एक अगर हैलोजन होगा तो एक बॉन्ड पोलर होगा। यूज कहाँ होता है ऑर्गेनिक में इसके? हमारे ऑर्गेनिक में ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट्स होते हैं। ये पोलर फुली पोलर नहीं, बहुत ज़्यादा पोलर भी नहीं है, हाँ, मगर ये सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। और ये जो है मेडिसिन भी की तरह भी यूज होते हैं बॉडी में। नाउ इसके नॉमेनक्लेचर पे अगर आए हम, तो इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं? इनको कैटेगराइज करने के तरीके हैं। क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजेंस। तो एक कंपाउंड के अंदर कितने हेलोजेंस हैं उससे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज अगर एक ही हेलोजन है, जैसे ये, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर दो होंगे क्लोरीन, जैसे ये हो गया, इस पूरे कंपाउंड के अंदर दो क्लोरीन है, तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन। और अगर तीन हो गए एक ही कंपाउंड में, Cl Cl और Cl, तो ये हो गए ट्राई हेलो एल्केन। तो एक तरीका ये है हेलोजन के एल्काइल हैलाइड्स को कैटेगराइज करने का, कैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। अगर तो एक ही हेलोजन हो पूरे कंपाउंड में तो मोनो हेलो एल्केन, अगर दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई। फिर और क्या तरीका है? एक तरीका है, अगर जिस कार्बन से वो जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये नंबर ऑफ हेलोजेंस पे था। और दूसरी कैटेगराइजेशन है ये दूसरे नंबर की, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। तो सपोज अगर sp3 है, जैसे ये दोनों केस क्या है? ये दोनों केस ये है कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? इसकी sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो sp3 होगी। ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड।
फिर अगर sp2 हो, ठीक है, एक sp3 का ये आ गया, वेट सॉरी, एक और sp3 में, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। और अगर सपोज ये क्लोरीन देखो, ये भी sp3 से जुड़ा हुआ है, ये भी sp3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन आगे sp2 से जुड़ा हुआ है, ऐसे को बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स, एलाइलिक। ऐसे क्लोरीन को बोलेंगे एलाइलिक, इसको बोलेंगे अल्काइलिक, ये एलाइलिक है कैटेगरी, ठीक है। मतलब sp3 कार्बन से तो क्लोरीन जुड़ा है, कैटेगरी तो वही है। sp3 हाइब्रिडेशन क्या है, कार्बन हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, इसकी भी एल्काइल हैलाइड और इसकी भी ये एलाइलिक है। मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, और वो आगे जुड़ा है जिस कार्बन से, वो है sp2। तो इसको बोलते हैं एलाइलिक। और एक कैटेगरी है विनाइलिक, विनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ। अगर विनाइल कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड से अगर एक कार्बन जुड़ा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और उसी से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये है कैटेगरी विनाइल की। अगर हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हम कैटेगराइज कर सकते हैं कितने हैलोजेंस हैं कंपाउंड में, उसमें क्या कैटेगरी आएगी, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और ट्राई हेलोएल्केन, कितने क्लोरीन हैं कंपाउंड के अंदर। फिर दूसरी तरीका क्या है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिससे कार्बन जुड़ा, जिससे हेलोजन जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। sp3 हो तो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। सबसे ज्यादा कैटेगरी हम यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा यही कैटेगरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रिपरेशन में भी और केमिकल रिएक्शंस में भी। फिर दूसरी क्या है, एलाइलिक, मतलब जिससे हेलोजन जुड़ा हो वो sp3 हो और वो आगे sp2 से जुड़ा हो। और ये तीसरी कैटेगरी है विनाइलिक, इसमें sp2 है। तो ये दोनों सेम से हो गए, है तो इसमें sp3, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, और एलाइलिक के अंदर ये वाला जो सिंगल है, आगे ये कार्बन तो सारे सिंगल बॉन्ड से है, आगे जो कार्बन है वो है डबल बॉन्ड से। विनाइलिक की एक और अच्छी प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, कहीं पे रेजोनेंस दिख रहा है क्या विनाइल में, विनाइलिक हैलोजन को ध्यान से देखो, क्या इसमें रेजोनेंस दिख रहा है क्या कहीं पे। तो अगर ध्यान दो तो इसके लोन पेयर्स हैं क्लोरीन के ऊपर, और हम बोल सकते हैं कि ये पाई, सिग्मा और लोन पेयर है साथ साथ, है ना। तो फिर क्या ध्यान दें, राइट, ये लोन पेयर अपने डोनेट कर सकता है। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम विनाइल पर ध्यान दो, विनाइल में इस बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं हम, कि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पे अटेंशन, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब भी ऐसा हो, क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड क्लोरीन नेगेटिव, फिर दोबारा से ये पॉजिटिव, फिर दोबारा से ये इधर इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, ये इधर, ये वापस इसको दे देगा, चार्ज खत्म हो जाएंगे। मतलब ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। हालांकि स्टेबल ये बहुत ज्यादा है, इस पे चार्जेस आ गए हैं, जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे चार्जेस हो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल ये है, ये बहुत कम स्टेबल है, बट फिर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। तो इसको बोल सकते हैं कि विनाइलिक में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड स्टेबल ज्यादा है या डबल है, डबल ज्यादा स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है, दिस बिकम्स वेरी स्टेबल। तो नॉर्मल मतलब एलाइल से कंपेयर करो, एल्काइल हैलाइड से कंपेयर करो, उन सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा कार्बन क्लोरीन या कार्बन हेलोजन बॉन्ड, किसमें होगा, विनाइलिक में। तो ये तोड़ना उतना आसान नहीं होगा, रीजन भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो विनाइल वर्ड आते ही दिमाग में ये जरूर सोचना कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। और क्या एग्जांपल हो सकता है विनाइल का, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में। तो अगर जैसे हम
साइक्लिक कंपाउंड्स लेते हैं, यहां से क्लोरीन जुड़ा हो तो ये क्या हो गया, जस्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो विनाइल, और उस कार्बन से जुड़ा हो जो आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जो आगे वैसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये हो गया एलाइन। तो ये दो जो है दिमाग में आज एकदम से वर्ड सुनते ही पता लग जाना चाहिए। विनाइल कौन सा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, रेजोनेंस हो। एलाइल कौन सा, sp3 कार्बन नहीं हो, आगे sp2 से जुड़ा हो। ये कार्बन तो sp3 है, ये आगे sp2 कार्बन से जुड़ा है, जबकि विनाइल में वो ही वाला कार्बन खुद ही sp2 है। तो ये डिफरेंस है विनाइल और एलाइल में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हमें याद रखने हैं, एक एरीन कैटेगरी याद रखनी है। ये कौन सा होगा, जिसमें हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन। तो यानी एक बेंजीन होनी चाहिए और उससे हमारा हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऐसे को बोलते हैं अरीन। तो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में क्या बता रहा था मैं, सबसे ज्यादा हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है और एक या दो हेलोजन है। उसके बाद फिर एरीन्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेंजीन से, ये बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो बन गया क्लोरोबेंजीन। एक चीज और लगा दो, अब क्या बन गया, ऑर्थो फिनॉल है ये, ऑर्थो पे क्या है क्लोरो, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, या कुछ और भी लगा दो। कहने का मतलब क्या है, एनाइलिन लगा दो, एक क्लोरीन लगा दो, दो क्लोरीन लगा दो, कोई भी, या तीन भी लगा दो, ये भी, ये सारे क्या है, जिसके अंदर भी बेंजीन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको बोलते हैं हम क्या, एरीन्स। ऐसे भी कैटेगरी है जो इससे मिलती जुलती है एरीन से, उस पर भी आएंगे। मगर एरीन क्या होगी, जब क्लोरीन या कोई भी हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। इन सब में है, इन तीनों में हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इनको बोल सकते हैं एरीन। अब इन जैसा ही दिखने वाला एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो एरीन नहीं है। अगर ये कैटेगरी पे ध्यान दो, है तो बेंजीन, इसमें बेंजीन के बाद क्या है, CH2 ग्रुप है और CH2 ग्रुप के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। तो भाई क्या ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं, तो फिर एरीन तो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। मतलब बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, बेंजीन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है उससे अगर हमारा हेलोजन अटैच्ड है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। जैसे विनाइलिक, एलाइलिक होता है, ऐसे बेंजाइलिक भी है। एरीन में क्या है, हमारा हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कौन सा है, ये बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक में क्या है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है उससे हमारा हेलोजन अटैच्ड है। अगर ये इस तरह का हुआ तो फिर ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 1 डिग्री बेंजाइल, इसको बोलते हैं 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड बोल देंगे इसको। और अगर 1 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, R मतलब कार्बन है यहाँ पे, आगे चाहे हाइड्रोजन से अटैच हो चाहे किसी से भी अटैच हो, ये दो कार्बन से जुड़ा है कार्बन, तो इसको बोल देंगे 2 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड। और अगर 3 से जुड़ा हो यही ग्रुप, अगर यही कार्बन जो बेंजीन से भी जुड़ा है और हेलोजन से भी जुड़ा है, जैसे कि ये देखो R', ये हो गया 3 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजाइल भी हम समझ गए। और एक और ध्यान दो कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में आ सकता है, बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस में आ सकता है, तो इसको SN1 से तोड़ना आसान होगा।
देखो रिक्वायर्ड क्या है, हाइड्रो, मैं क्या बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन बेशक ज़्यादा ना पड़ा हो, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे रिवाइज करने की, लेकिन SN1 SN2 और इवन E2 ये इनके बेसिक्स आने चाहिए। एल्काइल हैलाइड चैप्टर से पहले SN1 SN2 E1 और E2 और SNI तो हम इसी में करेंगे, SN1 SN2 ये 4, ठीक है, SN1 SN2 E1 E2 ये आने चाहिए अच्छे से बिफोर यू मूव ऑन टू एल्काइल हैलाइड। तो बेंजाइल में हम क्या देख रहे हैं, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है कार्बन, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज बने तो बहुत स्टेबल होगा, बेंजीन उसको पूरा घुमाएगा। तो एक अच्छी बात क्या लिख सकते हैं हम कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस किसमें है, बेंजीन के साथ है, काफी अच्छे बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे और SN1 रिएक्शन होना इसमें रिलेटिवली यील्ड अच्छी आएगी। SN1 रिएक्शन की यील्ड क्या होता है, उत्पाद, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड का होता है, कितनी फसल उपजाऊ है, यील्ड बोलते हैं उसको भी। तो SN1 होने के चांस ज्यादा है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में, क्योंकि ये जो बॉन्ड है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ये आगे बेंजीन से जुड़ा है और पॉजिटिव चार्ज को ये पूरा घुमा देगा। और SN1 में करना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल। दूसरा चीज ये नोमेनक्लेचर में लास्ट है, नोमेनक्लेचर बोलो या कैटेगरी क्लासिफिकेशन बोल लो। एक और चीज जेम और विसिनल, जेमिनल और विसिनल हैलाइड्स किसे बोलते हैं, इसको जनरली जेम भी बोलते हैं, जेम, और इसको ऐसे लिखा होगा विसिनल। तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, सेम कार्बन पे दो हेलोजेंस, कंपाउंड कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, अगर सेम कार्बन के पास दो हेलोजेंस हैं तो उसको जेम की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब क्या, अगल बगल वाले, अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर दो क्लोरीन है, मतलब ऐसा कोई सीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। क्लोरीन मैं बोल रहा हूं बार बार, लेकिन इसका मतलब हेलोजन से है, ठीक है। अभी वो कैटेगरी शुरू नहीं हुई कि क्लोरीन के अलग रिएक्शन करें, फ्लोरीन के अलग। क्लोरीन में अगर बोल रहा हूँ कहीं पे हेलोजन बोल रहा हूं तो मतलब एक ही है, चार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जहां पे हेलोजेंस अगल बगल वाले कार्बन पे हो उसको बोलेंगे विसिनल, और अगर सेम ही कार्बन पे हो तो हेलोजन। मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में आ सकते हैं, हमने पढ़ी है आज वो कैटेगरी कि दोनों आ सकते हैं डाई हेलो एल्केन में आ सकते हैं। दो हेलोजेंस हैं इसमें सेम कार्बन पे हैं, मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन ये सेम पे है, इसको बोल देंगे जेमिनल। और अगर ऐसा कोई केस हो CH2 CH2, इसको बोल देंगे विसिनल। डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो किस किस पे डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्टेंस पे इनटू चार्ज पे, राइट। दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज में और टोटल चार्ज कितना है। तो हम याद करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो HF का चार्ज बहुत ज्यादा था, इसमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट भी इस तरह से थे कुछ, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। और बट अगर इनमें कंपेयर करें CH3 Cl और CH3F में तो थोड़ा सा चेंज आता है, किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का। क्यों, डिस्टेंस फैक्टर जो है वो इसमें काफी डोमिनेट करेगा, चार्ज तो ज्यादा होगा इसमें, नो डाउट। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद डेल्टा नेगेटिव जो होगा वो इसके डेल्टा नेगेटिव से
काफ़ी ज़्यादा होगा, बट क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा है तो डिस्टेंस जो होगा कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो इसका इससे ज़्यादा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ भी चुका है ये। और उसके बाद CH3Br और CH3I। देखो NCERT में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी यूजफुल है। बहुत कम पेज दिए होते हैं नॉर्मल किसी बुक में। अगर NCERT में 7 पेज होंगे तो किसी और बुक में 70 होंगे, 100 होंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन NCERT के वो 7 भी सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हल्की छोटी मोटी लाइन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर उसके बाद ट्रेंड नॉर्मल है। अगर दूसरे जो कंपाउंड देखो, ये तो कौन सा था, मोनो हेलोएल्केन, और ये क्या है, डाई हेलोएल्केन। तो इसके अंदर ट्रेंड जो हम सोच रहे थे वही है। चार्ज जो फैक्टर है उसने डोमिनेट किया, CH2Br2 ग्रेटर देन CH2I2 और CHF3, इसमें भी सेम ट्रेंड है। इससे तो क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी आ सकता है। इसमें ट्रेंड्स नॉर्मल हैं। CHI3 और बचा क्या, CF4, CCl4, CBr4 और CI4। चारों क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। और जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो क्या कंपेयर करें, चारों का डायपोल मोमेंट सेम होगा, विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है अल्काइल हैलाइड्स का, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो है अल्कोहल से। सबसे वाइड स्प्रेड जो मेथड है, सबसे तकनीकी भी और सबसे ज़्यादा थियरी भी जिसकी बनती है, क्वेश्चंस भी अल्कोहल से। और उसके बाद सबसे ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसके काफ़ी सारे रिएक्शंस हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। तो अगर तुम्हें अच्छे से याद है वो सब और पूरी कमांड है तो फिर स्पीड तेज कर लो या स्किप कर लो एक बार, या फिर उसको रिवाइज करना है तो देखो कैसे प्रिपेयर होंगे, खुद से भी सोचो कहाँ से कर सकते हैं, एल्केन से और एल्कीन से। क्योंकि एल्केन याद करो क्या था, कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी बहुत बढ़िया एकदम स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, है ना। एल्केन में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे या कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे और तीसरा बॉन्ड तो दिखने वाला है नहीं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई पोलैरिटी नहीं है, तो क्या ही हेटेरोलिटिक क्लीवेज तो हो नहीं सकती, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़े तो हो तब तो हम ब्रेक करें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें कौन सा रिएक्शन दिखाता था, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन ही दिखाता था। एल्केन का याद करो, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन ही दिखाता था। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमने इसका सबसे जो फेमस रिएक्शन है एल्केन का, वो क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और जिससे बनता है हमारा एल्काइल हैलाइड। एल्केन में हमने रिएक्शंस ऑफ एल्केन में पढ़ा था, यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं। तो याद करो और अगर याद कुछ भी नहीं है तो फिर समझो कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हम एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं किसी हैलोजन से तो क्या रिएक्शन होता था, फ्री, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में CH3Cl प्लस HCl मिलता है, ये फर्स्ट स्टेप है। आगे अगर और चलता रहेगा ये तो फिर हमें और प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, CH2Cl2, मतलब इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से। थोड़ा बहुत रिएक्शन एक स्टेप पे चल रहा है तो ऐसा ही होगा, क्लोरीन बहुत ज़्यादा है तो फिर दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करेगा वो। ये जो है ये मानता नहीं है एक स्टेप में, अगर ज़्यादा है तो एक स्टेप में इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, फिर कहता है नहीं और रिप्लेस करूंगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दिया, फिर बोलता नहीं और भी, और फिर लास्ट में
ये रिएक्शन होता है, ये प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये चारों हमें मिलते हैं। तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है, फटाफट से करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्केन्स का। और अगर प्रिपरेशन करनी हो एल्काइल हैलाइड्स की तो देखो क्या होता है, इस पे जब बिजली गिरी, सनलाइट गिरी, तो फिर ये फ्री रेडिकल्स बन गए, इनके फ्री रेडिकल बन गए। अब बोलो कार्बन कार्बन के क्यों नहीं बने, और बॉन्ड भी तो है इसमें, एल्केन भी तो पड़ा हुआ ना, रिएक्ट किसको करवा रहे हैं, एल्केन को Cl2 के साथ, है ना। अभी तो एग्जांपल मीथेन का ले रहे हैं, तो मीथेन में कौन से बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, वो काफी स्टेबल है कंपैरेटिवली, तो इसी के बॉन्ड टूटेंगे, ये नहीं टूटता सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब टूट सकता है, मगर इसके होते हुए इसकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि ये बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं है, ये काफी स्टेबल है। तो कौन सा बॉन्ड टूटा, क्लोरीन क्लोरीन का, और कैसे टूटा, पोलैरिटी तो है नहीं कोई, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है नहीं, इक्वल शेयरिंग हो रही है, तो फ्री रेडिकल ही टूटेगा। अच्छा, फ्री रेडिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं भी फ्री रेडिकल आए तो वो और फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है। अगर किसी रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल बन रहा है कहीं पे कहीं से, तो वो बाकी फ्री रेडिकल्स बनाने की कोशिश भी करेगा। तो ऐसी कोशिश इस फ्री रेडिकल ने भी की, वो कैसे, इस पे अटैक करवाया, इस पे अटैक करवाया, तो इसने इसके बॉन्ड को भी तोड़ा, कैसे, लेकिन फ्री रेडिकल बनाए। एक फ्री रेडिकल क्या करता है, और फ्री रेडिकल बनने में हेल्प करता है। तो ये फ्री रेडिकल आया, इसने बीच में तोड़ा, ये बन गया ये अलग फ्री रेडिकल, और इसके बाद इस फ्री रेडिकल ने किस पे अटैक किया, क्लोरीन पे, जो अच्छा बना था, ये तो टूटा हुआ था, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था क्लोरीन का, इस पे अटैक करवाया, तो इसका भी इसने बॉन्ड तोड़वाया। जैसे ये आया था, इसका बॉन्ड तोड़वाने, वैसे इसका टूटने के बाद ये उसके पास गया, जब तूने मेरा बॉन्ड तोड़वाया मैं भी तेरा बॉन्ड तोड़वाऊंगा। क्लोरीन प्लस, राइट, इसने क्या किया था, ये बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन से कंबाइन कर लिया था, छोटा सा हाइड्रोजन था, इससे कंबाइन कर दिया, ये फ्री रेडिकल रह गया। इस फ्री रेडिकल ने फिर अच्छे वाले मॉलिक्यूल के पास गया, ये फ्री रेडिकल बनाए, एक क्लोरीन से कंबाइन कर गया, एक बच गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखो, ये दो जो स्टेप हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इनिशिएशन है, मतलब शुरुआत है। शुरुआत कहाँ से हुई, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बने, ये रिएक्शन क्या है, शुरुआत है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बने। ये जो दो रिएक्शन है ये प्रोपोगेशन है, मतलब फैलना, प्रोपोगेशन मतलब फैलना। इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे, मतलब ये दोनों, इनको कंबाइन लिखोगे, तो फिर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा स्टेप, ये नोट कर लो। चेन इनिशिएशन क्या है, सिंपल सा एक स्टेप है कि पहला फ्री रेडिकल बना कैसे। इनिशिएशन में हम क्या देख रहे हैं, पहला फ्री रेडिकल बना कैसे, बस खत्म। दूसरे में वो आगे फैला कैसे, वो तो फ्री रेडिकल बना था, उसने और फ्री रेडिकल बनाए, ये फ्री रेडिकल बनाया, और इस फ्री रेडिकल ने फिर और ऐसा बनाया। इसको कंबाइन अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हो, CH4 प्लस, ये कैंसिल हो गया, Cl2 गिव्स, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, देख रहे हो, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो बचा क्या, Cl प्लस HCl। अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो यही दिखेगा, लेकिन असली में हो क्या रहा है, ये टूट के आया था इसके पास, इसका बॉन्ड तोड़ा, फिर ये टूट के इसके पास गया, इसका बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं इसमें रिएक्टेंट में, इसमें प्रोडक्ट में, तो दिख नहीं रहे हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। पर ये दोनों रिएक्शन क्या है, फैलना, चेन प्रोपोगेशन। वो क्या था, चेन इनिशिएशन, ये दो स्टेप्स क्या है, चेन प्रोपोगेशन। और टर्मिनेशन क्या होता है कि अगर, अब देखो, एक फ्री रेडिकल, प्रोपोगेशन में क्या हो रहा था, दोनों स्टेप्स तुमने लिखे होंगे नोटबुक में, वहां पे ध्यान दो। दोनों स्टेप्स में क्या था, एक फ्री रेडिकल गया अच्छे भले मॉलिक्यूल के पास और फ्री रेडिकल बनाने के लिए, राइट,
चेन प्रोपगेशन में क्या था, एक फ्री रेडिकल गया अच्छे वाले कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास टू जनरेट मोर फ्री रेडिकल, डिफरेंट फ्री रेडिकल। और चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में कोई दो फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। तो टर्मिनेशन प्रोपगेशन इनिशिएशन में जो जो दो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कंबाइन करवा दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। ये दो दिखे थे, और कौन सा दिखा था, ये भी दिखा था, इनको भी कंबाइन करवाओ। और ये भी दिखे थे, तो फिर इनको भी कंबाइन करवाओ। टर्मिनेशन क्यों हुआ, ये खत्म करते हैं। देखो फ्री रेडिकल प्रोपगेशन में क्या था, एक फ्री रेडिकल था और वो कोई दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। प्रोपगेशन में क्या था, खुद एक फ्री रेडिकल आया अपने से अलग थोड़ा भिन्न दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करा। इसमें क्या हो रहा है, दो फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, तो आगे फ्री रेडिकल का काम क्या, और फ्री रेडिकल बनाना, वो तो कर नहीं रहा। तो टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, दो फ्री रेडिकल कोई से भी दो मिलके ठप, काम खत्म, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। अगर रिएक्शन आगे भी जाए, अब ये रुकता नहीं है एक्चुअली, अगर बहुत ये क्लोरीन बहुत सारे हैं तो CH3 इसके पास भी आएगा एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का। पहले मीथेन के पास जा रहा था क्योंकि वही कंपाउंड था, इसके अलावा पहले क्या था, यही था सिर्फ। अब रिएक्शन में ये भी है, तो जो फ्री रेडिकल शुरुआत में बना है इसके पास भी जा सकता है और बॉन्ड तोड़वा सकता है कार्बन हाइड्रोजन के। फिर ये क्या करेगा, फिर दोबारा क्लोरीन के पास जाएगा, तूने मेरा बॉन्ड तोड़ा था तो मैं बदला लूंगा, इसका बॉन्ड तोड़वा दिया, तो फिर प्लस HCl ना, प्लस Cl, ठीक है। पहले मीथेन था प्रोपगेशन में, अब मिथाइल क्लोराइड हो चुका है, मतलब दूसरा बॉन्ड। पहले मीथेन था, चारों हाइड्रोजन थे हरे भरे, इसमें 3 हाइड्रोजन थे, इसमें भी 3 थे, फिर एक 3 में एक क्लोरीन लग रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, 3 हाइड्रोजन में एक क्लोरीन है और एक और हाइड्रोजन की जगह ये आ गया है। तो क्या बन गया, इसको कंबाइन करके अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं CH3Cl प्लस Cl2। देख लो कंबाइन करके लिखोगे तो यही आएगा, चेक करो, प्लस HCl। यानी यहां से तो ये बना था, ये मान नहीं रहा था, लेकिन और बॉन्ड टूटवाने के चक्कर में यहां से यहां बनवाया, फिर और बॉन्ड टूटेंगे तो फिर CH-Cl3 आ जाएगा, और टूटेंगे तो Cl4 आ जाएगा। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये अपने आप ये समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल के रिएक्शन से समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेटेज वाइज भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स, मगर ये नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में ये सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो आते हैं क्योंकि जो बाकी फ्री रेडिकल हैं रिएक्शन, उनको समझने के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसलिए हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। लैब में, इंडस्ट्री में सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉट लिमिटेड टू वन, घने सारे प्रोडक्ट दे देता है, नॉट लिमिटेड टू वन। अब हम सोच रहे हैं सिर्फ ये मिल जाए, ऐसा नहीं है, इसके साथ ये भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये मानता नहीं है, और जाके रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिप्लेस करता है क्लोरीन के साथ, फिर और जाएगा और रिप्लेस करेगा, तो एक प्रोडक्ट नहीं हो पाता CH3। अगर हमें चाहिए कि यही रहे प्रोडक्ट, सिर्फ ये रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस में लेंगे। अब ये ले लिया 100 मोल्स, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये ले लिया, थोड़ी सी कॉमन सेंस कुछ भी लगानी है साथ में, ये ले लिया 1 मोल, तो अब इसको मानना पड़ेगा, राइट। ये खत्म ही हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, तो इसको ये इतने सारे मिलेंगे कि इसकी तरफ ये सोच नहीं पाएगा कि इससे रिएक्ट करूं, क्योंकि ये 100 है, तो ये इसको ये मिलने के चांस बहुत कम है। लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, ये है, तो ये 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल ये देगा, लेकिन जो जो क्लोरीन बचे होंगे उनको यही दिखेगा, तो आगे इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें चाहिए कि यही मेन प्रोडक्ट है, इफ वी वांट दिस टू बी द मेन प्रोडक्ट, देन वी हैव टू टेक दिस इन एक्सेस। और अगर हमें चाहिए कि
सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं, CCl4 हो मेन प्रोडक्ट। अगर हमें ये मेन प्रोडक्ट चाहिए तो फिर ये मेन प्रोडक्ट चाहिए तो फिर ये एक्सेस में लो, ये मेन प्रोडक्ट चाहिए तो फिर ये एक्सेस में लो, ताकि ये माने ही ना। इस पे अटैक करके सारा ऐसा बना दे, फिर इस पे अटैक करके CH2Cl2 सारे बना दे, फिर CH2Cl पे अटैक करके CCl3H बना दे, उस पे अटैक करके सारे ये बना दे। तो ये एक्सेस में लोगे, अगर एक्सेस में Cl2 लोगे तो एंड तक रिएक्ट करवा के ये बना देगा, और अगर ये एक्सेस में होगा तो यही बनाएगा। बीच वाले लाने बहुत ही मुश्किल है, इस मैकेनिज्म से तो बहुत मुश्किल है। हाँ बनेंगे नो डाउट, लेकिन हमें चूज करना कि सिर्फ वही बने इज वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर दिस मैकेनिज्म इज नॉट यूज्ड वेरी मच इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्री, बिकॉज प्योर नहीं होंगे उसके रिजल्ट। नो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, अभी हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से एक ही रिएक्शन है, फ्री रेडिकल। एल्कीन में हो सकता है 2-3 हो। सेकंड, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, फिर एल्कीन। आओ देखते हैं एल्कीन से कैसे बनेगा। CH2 इसमें डाल दें अगर हम HX, तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ये ऐड हो जाएगा। इसमें एडिशन रिएक्शन जो है बहुत आराम से हो पाते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है पाई बॉन्ड से। इसमें एक सिग्मा टूट रहा है और पाई बन रहे हैं दो। क्या बोल रहे हो? सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें ये एक टूट रहा है, ये एक पाई टूट रहा है और सिग्मा 2 बन रहे हैं। तो ये कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। हम ऐसे बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन इज जनरली वेरी इजी। टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कैटलिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्यों? खुद से बहुत आराम से हो पाएंगे। पाई बॉन्ड जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इसलिए एक्सोथर्मिक है और आराम से हो पाता है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ के पीछे वाली रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकोफ से। फिर भी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि H ऐड होगा उस कार्बन पे जिसके पास पहले से ही मोर कार्बन हैं, मोर हाइड्रोजन हैं, राइट। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? उस कार्बन पे जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? इस पे के इस पे ज्यादा है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। और उसके दूसरे वाले पे X ऐड होगा, किस पे? जिस कार्बन पे लेस हाइड्रोजन है। सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास है, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा। एक्सक्यूज मी। किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? इस कार्बन के, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये तो बोलता है मार्कोनिकोफ रूल सिंपल है। बट प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कहीं पर रीअरेंजमेंट है ना, हो सकता है कहीं पे रीअरेंजमेंट हो सकता है कहीं पे मार्कोनिकोफ रूल ना फॉलो हो। जैसे कि सपोज ये वाला हमारा एल्कीन है, अब इसके अंदर अगर हमें HCl लगाना है तो क्या H यहां ऐड होगा? नहीं। क्या Cl यहां ऐड होगा? फिर उसके हिसाब से नहीं, उल्टा होगा। तो इसलिए जरूरी क्या है, हम मैकेनिज्म याद रखें। फिर इस क्वेश्चन पे भी आएंगे लास्ट में। मैकेनिज्म क्या है ध्यान दो। मैकेनिज्म ये है कि चलो इस क्वेश्चन पे करते हैं सिंपल से। HCl ये क्या है? एल्कीन है। यहाँ पे ये एल्कीन दिख रहा है, डबल बॉन्ड। एल्कीन क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद करो, पाई बॉन्ड क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छे बड़े इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये आयनाइज होके क्या देता है? H+ देता है, Cl- देता है। अब पता होना जरूरी है कि पहले अटैक किसका होगा। तो भाई एल्कीन है, एल्कीन को चाहिए न्यूक्लियोफाइल।
नहीं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो इनमें से कौन सा ज्यादा चाहिए इसको, ये रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल चाहिए इसे, ये इलेक्ट्रोफाइल है भाई जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास क्या है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट अटैक H+ का होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें भी, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में भी, खराश इफेक्ट में भी। फर्स्ट अटैक जो होगा दैट विल बी ऑफ H+, किसमें, एडिशन रिएक्शन के एल्कीन में। HX जो ऐड होगा उसमें फर्स्ट अटैक किसका होगा, ये पता होना जरूरी है मैकेनिज्म में, H+ का होगा। अब H+ का अटैक इस तरह से होगा, अटैक इन such a way which leads to a stable carbocation। अभी तो दो तरीके हैं H+ के अटैक करने में। हम H+ का अटैक यहां भी कर सकते हैं, लेट्स सी। अगर हम H+ का अटैक यहां करते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन यहां इससे खींचने पड़ेंगे तभी उसको दे पाएगा H+ को। तो फिर इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन गए, इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये CH3 हो गया। एक तो ये तरीका है यहां अटैक हो, दूसरा तरीका क्या है, यहां अटैक हो। अगर यहां अटैक होगा तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे होगी, यहां प्लस चार्ज आएगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये है 1 डिग्री या 2 डिग्री, ये स्टेबल है। मतलब इसमें नो मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर 6 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे। दिस इज एनी डे मोर स्टेबल देन दिस, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे काम कर रहा था। तो पीछे लॉजिक याद होना चाहिए, सिर्फ मार्कोनिकॉफ से काम नहीं चलेगा, इस केस में मार्कोनिकॉफ भी चल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। पहला अटैक था H+ का, और इस प्रकार से हो के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को इंपॉर्टेंस मिले, ऐसी जगह से अटैक हो H+ का, सो दैट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। तो किस में फायदा है, यहाँ अटैक हो, यहाँ अटैक हो, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था। पॉइंट्स लिख लो तीनों, और फिर देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल को यहाँ पे क्या हुआ। मार्कोनिकॉफ रूल को इस केस में क्या हुआ, Cl के केस में। अब अगर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चले तो H+ का अटैक यहां होगा क्योंकि ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन इसके पास है। लेकिन अगर अटैक करवाते हैं तो ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन मिला, मतलब अगर हाइड्रोजन का अटैक यहां करवाते हैं तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, क्या ये स्टेबल है, नहीं है। और अगर यहां करवाते हैं तो फिर कहां मिलेगा, CF3 CH2 CH2+। भाई कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये तो नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट है इसका, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 फ्लोरीन लगे हैं इस पे। इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा इससे विड्रॉ करेंगे कि इसके पास पहले कमी है और कमी ले आएंगे वो इसके पास। तो ये रूल तो नहीं बनने वाला। कौन सा बनेगा, ये बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ भी पढ़ेंगे हम, वो क्या है, खराश इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ, वो नहीं है ये, वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। लेकिन यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल लगा नहीं, मोस्टली लगता है। तो हमें 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। फर्स्ट अटैक होगा H+ का, उसके बाद किस के अकॉर्डिंग कि कार्बोकेटाइन बने, सेकंड पॉइंट। थर्ड उसकी स्टेबिलिटी हो। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना, अगर हमने इसमें HBr डाल दिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट, राइट। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक और केस देखेंगे जिसमें मार्कोनिकॉफ इजी नहीं होगा। पर तो हमने ये केस देखा था, इसमें HBr डाला तो बढ़िया मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ। Br कार्बोकेटाइन यहां बना था और ये CH3। बट अगर इसकी जगह CF3 हो तो, और अब HBr डालें तो
H प्लस का अटैक यहां होगा ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने। तो जहां कार्बोकेटाइन बना उस पे लगा दो Br, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। एक और केस देखते हैं जहां पे मार्कोनिकॉफ विल बी डिफिकल्ट, मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कौन सा प्रोडक्ट है, सॉरी वो कौन सा सबस्ट्रेट है। अब तुम इसका एग्जांपल ये केस लो, अगर CH3, अब मार्कोनिकॉफ कह रहा है कि जहां हाइड्रोजन कम है जहां ज्यादा है, ये तो दोनों एक से हैं। इसमें अगर HBr डालते हैं तो H प्लस का अटैक कहां होगा कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो ये अगर हो जाए, यहां बन जाए अगर, तो हमें पता है कि उसको घुमा के रेजोनेंस करेगा। वो रेजोनेंस बहुत बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो भी बेंजीन के ऊपर काफी सारे स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बन रहा है, यहां पे H प्लस का अटैक हो तब यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, या यहां H प्लस का अटैक हो तब कार्बोकेटाइन यहां बनेगा ना। हम चाहते हैं कार्बोकेटाइन यहां बनाना, तो यहां होगा अटैक। दैट मीन्स प्रोडक्ट विल बी CH2, यहां कार्बोकेटाइन बना, उसको घुमा के स्टेबल करेगा, फिर Br का अटैक हो गया यहां। तो मार्कोनिकॉफ से नहीं बता पा रहे थे हम, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से हमने बता दिया। तो मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लेकिन मैकेनिज्म उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 पॉइंट याद रखने हैं। फिर ऐसा भी कोई केस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इसको ध्यान में लो, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H कर दो, ठीक है। तो H, अब अगर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाए हम, तो H प्लस का अटैक यहां हो जाएगा, Br यहां जुड़ जाएगा, करेक्ट। लेकिन H प्लस का अटैक ठीक है, पर द प्रॉब्लम इज कि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। कार्बोकेटाइन माइट गेट रीअरेंज्ड। तो अगर हम प्योर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलें तो क्या होगा इसमें, HBr CH3Br, ये है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, विच विल नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, पहला कार्बोकेटाइन बना यहां पे, ठीक है, H प्लस का अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन बना इधर, उसके बाद ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा। क्यों, क्या ये वाला अगर कार्बोकेटाइन यहां बन जाए तो ये कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन से स्टेबल होगा, करेक्ट। तो फिर ऐसे केस में तो भाई शिफ्टिंग होगी किसकी, H माइनस शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट। वो क्या होती है, CH3 CH2, H माइनस वहां चला गया, प्लस चार्ज इसको दे गया, और CH3, और यहां से प्रोडक्ट विल बी तो हम केस देख रहे थे जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल माइट नॉट गिव अस द करेक्ट आंसर, लेकिन क्या पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट अटैक H प्लस का होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसी जगह में जहां पे वो स्टेबल हो। और चौथा पॉइंट और लिख लो, जैसे ये वाला केस है कि कार्बोकेटाइन कैन गो फॉर रीअरेंजमेंट ऑल्सो, ऐसे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, सेम अगर हम कर दें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, याद करो पहले तो सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट में उल्टा चलता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल से उल्टा होता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो अगर पेरोक्साइड लिखा है तो जस्ट जो मार्कोनिकॉफ में होना चाहिए था, मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, H प्लस यहाँ जाता, Br यहाँ जाता और ये रहा होता, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका जस्ट उल्टा हो गया, इधर Br लग गया, इधर H लग गया।
अब इसमें भी देखो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव मोस्टली रिएक्शन में लग जाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म पता हो तो बेटर है या बेस्ट है। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें पहले H+ का अटैक होता है ना, इसमें पहले Br फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है, इसलिए ये सब उल्टा देखने को मिल रहा है। देखो तो इसका मैकेनिज्म करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लें अगर हम तो कैसा होता है वो, देखो पेरोक्साइड का फायदा क्या है, पेरोक्साइड का फायदा ये है कि वो फ्री रेडिकल आराम से बना देता है। पेरोक्साइड का फायदा क्या है कि वो फ्री रेडिकल फटाफट बना देता है। तो अगर इसका रिएक्शन हो पेरोक्साइड और सनलाइट वनलाइट अगर दें हम, तो इसके फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हो C6H5, ये फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ से पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनना आसान है, और अभी आज हमने सुना था पहले भी कि एक फ्री रेडिकल बन जाए तो दूसरे फ्री रेडिकल बनने काफी आसान हो जाते हैं। अभी एक फ्री रेडिकल बन गया, तो ये क्या करेगा C6H5, ये HBr के पास जाके उसके फ्री रेडिकल बनाएगा। चेन प्रोपगेशन स्टेप याद करो एल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, उससे मिलते जुलते हैं। जब वो 3-4 बार करोगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, तो फिर ये तो बहुत ही आसान लगेगा। इसने क्या कहा, इसका बॉन्ड तोड़वाया, इसने क्या कहा कि मैं इसका बॉन्ड तोड़ूंगा, इससे क्या हुआ ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिला, फिर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल गया इसके पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्टेबल होगा, इसलिए इसका जो फ्री रेडिकल बने इसने प्रेफर क्या किया ये वाला, ठीक है, और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन गया। तो इसमें स्टेप लिखने जरूरी है। उसमें क्या था, अटैक किसका हुआ था H+ का। अगर पेरोक्साइड लिखा हो तो अटैक किसका होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल का, किस पे, एल्कीन पे। तो इस तरह से अटैक होगा कि स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा। देखो अगर अटैक यहाँ हो जाए तो फ्री रेडिकल किस पे मिलेगा हमें, यहाँ सपोज अटैक करवा देते हैं ब्रोमीन का, तो ये बीच में से टूटा, फ्री रेडिकल इधर बना, करेक्ट। और अगर इस ब्रोमीन पे अटैक हो जाए, इस कार्बन पे अटैक हो जाए ब्रोमीन का, तो कौन सा फ्री रेडिकल बने मिलेगा, ये मिलेगा। कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, सबको पता है कि ये 2 डिग्री है, ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, राइट। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसको क्रॉस कर दो, फर्स्ट ये, फिर लास्ट में जो वो H का फ्री रेडिकल था उसका अटैक हुआ और इसलिए प्रोडक्ट मिल गया ये। तो मैकेनिज्म पता हो तो ज्यादा बेटर है। मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का, एंटी मार्कोनिकोव में क्या था कि पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक हुआ। अगर कुछ याद रखना है इसमें से तो बस इतना याद रखो कि अटैक जो होगा वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल का होगा। इस तरह से होगा कि फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबल बने। वहाँ पे H+ का अटैक हो रहा था, इस तरह से हो रहा था कि कार्बोकेटायन स्टेबल बने। यहाँ पहले ब्रोमीन का हो रहा है फ्री रेडिकल, इस तरह से कि जो रेडिकल बने वो फ्री रेडिकल स्टेबल हो, इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एंड एक बात क्या याद रखनी है, हमें देखना है कि HBr अगर हो, कुछ भी ना लिखा हो, सिंपल उसको ऐड करना हो एल्कीन में, तो फिर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, या फिर वो सब रूल्स, फर्स्ट अटैक ऑफ H+, देन स्टेबल कार्बोकेटायन। और अगर पेरोक्साइड हो तो फर्स्ट अटैक ऑफ Br फ्री रेडिकल, राइट, उसके बाद H फ्री रेडिकल का अटैक है। बट अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हो या हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा हो और पेरोक्साइड भी लिखा हो अगर, तो भी उसका कोई नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं ऐड करवाना HCl को और HI को सेम रूल्स के अकॉर्डिंग। कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और फिर लास्ट में अटैक होगा Cl- का, करेक्ट। तो पेरोक्साइड अगर हो इसका इन तीनों पे कोई
फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ HBr पे होता है इसका फायदा। ठीक है, रीजन क्या है कि HCl का बॉन्ड तोड़ना फ्री रेडिकल में बहुत मुश्किल है, HF का बॉन्ड तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। HBr का बॉन्ड आसान है तोड़ना, HI का बॉन्ड तोड़ना भी आसान है। फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, इनके तो साइज, लेकिन इनमें ये जो है आपस में फटाफट मिलके HI बना लेता है, राइट। एल्कीन के पास नहीं जाता है, खुद ही मिलके बॉन्ड बना लेता है। तो ये क्यों फेल हो गए? क्योंकि इनमें बनना ही इतना मुश्किल है, इन दोनों में फ्री रेडिकल बनना ही बहुत मुश्किल है, इज डिफिकल्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बनना मुश्किल है। इन दोनों में बहुत आसान है, लेकिन इसमें बनने के बाद एल्कीन पे स्ट्राइक करना, एल्कीन पे जब स्ट्राइक करेगा वो जो है प्रोसेस बहुत मुश्किल है, आपस में जोड़ लेता है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो ये तीनों फेल हो गए, ये सिर्फ HBr सक्सेसफुल हुआ, इसलिए पेरोक्साइड सिर्फ इसमें देखने को मिलता है।